मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो एक्सरसाइज है आपका 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन तक है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, उसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चन पढ़िए और द्विघात समीकरण के रूप में उसका सूत्रीकरण अगर करना है तो क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ना चाहिए। तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लास्ट में आप देखिएगा क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो लास्ट में पूछा गया है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किसका करना है? रहमान का। ठीक है। तो जो चीज़ आपको ज्ञात करना है, जो आपके लिए अननोन है, उसको क्या करेंगे हम? पहले x मान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो भी है, माना कि रहमान की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। कोई प्रॉब्लम? हमने मान लिया। अब देखिए फिर क्वेश्चन को पुनः दोबारा पढ़ेंगे शुरू से। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो जैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो मान लीजिए अभी तो उसकी आयु x वर्ष है, लेकिन 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी? कम होगी। अभी से कम होगी 3। ठीक ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में। तो कितना हो जाएगा? अभी अगर x वर्ष है तो 3 वर्ष के पहले क्या हो जाएगा? तो x-3 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना? 1/3 है। तो व्युत्क्रम की बात हम बाद में करेंगे, पहले 5 वर्ष के बाद उसके देखते हैं आयु क्या होगी। तो फिर लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु होगी वर्षों में क्या होगी। अब देखिए ऐसे सोचना है इस क्वेश्चन को कि मान लीजिए अभी जो मेरी वर्तमान आयु है वो मान लेते हैं 25। ठीक। तो 3 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी? अगर आपको 3 वर्ष कोई पूछ रहा है तो 25 अभी मेरी आयु है, तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 25 में से आप 3 घटा दोगे तो कितना है? 22 वर्ष। ठीक ना। तो वही काम मैंने पहले में किया। सेकेंड वाले में कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद। अब जरा सोचिए कि मेरी आयु अभी और 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी? तो 5 ऐड कर देंगे तो 25 + 5 यानी कि 30 वर्ष। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो हमारी वर्तमान आयु है उसमें क्या करेंगे? 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा x + 5। कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है प्रश्न से यह कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है कितना? 1/3 है। तो व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम जैसे समझ लीजिए, जैसे x का व्युत्क्रम हमको लिखना है। x का व्युत्क्रम अगर आपको लिखना है तो x का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1/x। ठीक ना। x का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो उसी तरह से ये जो 3 वर्ष पहले की जो आयु है इसका व्युत्क्रम अगर आप लेंगे तो 1/x-3, और 5 वर्ष के बाद जो आयु है उसका 1/x + 5। तो दोनों के व्युत्क्रम का योग क्या कह रहा है आपका? 1/3 है। तो प्रश्न से लिखेंगे 1/x-3 + 1/x + 5 का योग कितना? 1/3 है। देखिए आपका यहाँ से हो गया काम। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि तो देखा जाए तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा, पूरे का एलसीएम हो जाएगा x-3 × x + 5। ये आ जाएगा यहाँ पर x + 5 प्लस ये हो जाएगा x-3 = 1/3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये x है, यहाँ पर x है, दोनों मिलकर 2x
+5 -3 हो जाएगा यहाँ पर +2 बटे में ये देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी है गुणा इसको कर दीजिए। तो x का x के साथ गुणा होगा तो x², फिर इस x का गुणा होगा 5 के साथ तो +5x, इसके बाद -3 का x से गुणा होगा -3x और माइनस प्लस माइनस 15 इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 2x + 2 बटे में इसको हल कर दिया जाए x² + 5x से -3x से बचेगा आपका +2x -15 इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से इधर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, करते हैं तो 3 × 2x + 2 इक्वल टू, ये इधर आपका गुणा हो जाएगा 1 के साथ तो पूरा टर्म आ जाएगा x² + 2x -15। ठीक है, तो इसको अब हल करते हैं हम लोग तो हो जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6 इक्वल टू x² + 2x -15, या फिर लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपके पास टर्म है 6x है और 6 है, दोनों क्या करें उस साइड लेकर चलते हैं हम लोग। इधर आपको बचेगा कुछ नहीं, 0 बच जाएगा, इधर आइए तो x² है +2x है और ये 6x है, जब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -6x और ये हो जाएगा आपका -6 -15। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 2x और -6 -4x और वहाँ पर कितना हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को अगर हल करना है तो हम द्विघातीय सूत्र है उस द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ से आप लिख सकते हो, या ax² + bx + c के रूप का है, जहां a = 1, b = -4 और c बराबर कितना हो जाएगा -21। इसलिए द्विघाती सूत्र द्वारा, अब देखिए द्विघाती सूत्र आपका क्या होता है तो लिख सकते हैं, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b + अंडर रूट में b² - 4ac बटे में पूरा का 2 × a। यही आपका क्या है, द्विघाती सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे, यानी कि जो भी आपका वहाँ से x का वैल्यू आएगा, देखिए x बराबर लिख सकते हैं हम लोग अब -b, b कितना है हम लोग का -4 है तो -4 ± अंडर रूट में b² - 4ac, b का वैल्यू है आपका -4 का स्क्वायर -4 × a कितना है आपका 1 है और c कितना है आपका -21 है, -21 पूरे के बटे में है 2 × a का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, ×1। तो यहाँ से आ जाएगा, हल करेंगे तो -+4 + ये हो जाएगा आपको -4, इसका स्क्वायर की जगह था 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस से माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और इसको जब गुणा करेंगे 4 4 दूनी 8 84 पूरे के बटे में हो जाएगा 2। यहाँ से 4 ± ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा पूरे के बटे में 2, या फिर 4 ± यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा 10 आपका बाहर आ जाएगा, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से x का 2 वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से x का 2 वैल्यू, x बराबर लिखेंगे 4 + 10 बटे में 2, या x बराबर 4 - 10 बटे में 2। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो 10 4 14 बटा में कितना 2 कट जाएगा, कितनी बार में 7 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4 में से 10 जाएगा -6 बटे में 2, यानी कट जाएगा 3 बार में
x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको x का 2 वैल्यू प्राप्त होता है, एक आपको प्राप्त होता है 7 और एक होता है आपका -3। चूंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि आयु की बात कर रहा है, तो आयु जब भी होती है, उम्र जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। और किसी बच्चे का जन्म होता है, आज मान लीजिए उसका जन्म हुआ, तो जन्म के बाद अगर आगे की तरफ उम्र उसका बढ़ता है तो जो उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी कुछ वर्तमान आयु अगर होती भी है तो वो पॉजिटिव भी होगी, वो 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, या जो कुछ भी हो, या फिर 1 साल हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयु की बात हो रही तो ये वाला वैल्यू जो होगा इसको इग्नोर करेंगे और हम लोग क्या लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। ठीक ना, आगे लिख दी जाएगा आंसर के लिए हम लोग, चूंकि आयु का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होता है। इसलिए क्वेश्चन में क्या था, रहमान, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी, 7 वर्ष। हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं पहले ध्यान से, फिर उसका जो भी होगा लिखेंगे इन्फॉर्मेशन और फिर देखेंगे क्या लाना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। शेफाली एक लड़की है जो कि जिसका कि जो अंग्रेजी और गणित का जो नंबर आ रहा है जोड़ने के बाद वो 30 नंबर आ रहा है। ठीक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। ठीक है, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है और आपको लाना क्या है। ठीक, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको गिवन है और क्या आपको लाना है, इन दोनों चीज़ों की चर्चा बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि हमको अंक ज्ञात करना है कि आखिर में शेफाली ने दोनों विषयों में कितना अंक प्राप्त किया था। अब मानने की बात आएगी तो सबसे पहले क्या करें, कोई एक हम मान लेंगे। ठीक है, कोई एक मान, जैसे मान लेते हैं, चलिए प्रश्न से माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। मान लेते हैं कि शेफाली जो है गणित विषय में x अंक प्राप्त करती है, इसलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बनाओ। अब जब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पड़ेगा, आपका दोनों विषय का तो अंक दिया नहीं गया है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसके द्वारा आप ये निकाल सकते हो कि शेफाली ने अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया था। क्योंकि क्वेश्चन की जो पहली लाइन उसमें लिखा है कि दोनों विषयों के अंकों का योग कितना है, आपका 30 है। यानी कि जो भी उसका नंबर था, जैसे मान लीजिए मैथ था और क्या था, इंग्लिश था, तो दोनों ऐड कर कितना आ रहा था, 30 नंबर आ रहा था। ठीक, और हमने क्या किया है, x गणित में मान लिया कितना x नंबर है और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ इंग्लिश का नंबर बराबर 30। यानी अगर इंग्लिश का नंबर आपको निकालना है तो x को इधर ले जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि शेफाली द्वारा गणित में जो प्राप्त अंकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 30 - x, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आपको किताब में दिया गया था। अब प्रश्न आगे पढ़िए, फिर कह रहा है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल आपको निकालना है। क्या है, अंकों का गुणनफल कब निकालना है, जब गणित में 2 अंक अधिक है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है। तो अब देखिए, आपको प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न से गणित में 2 अंक अधिक,
तो गणित का नंबर कितना, x अंक है, यानी x में हम 2 अंक अधिक यानी x प्लस 2 करेंगे, इसमें x प्लस 2 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, अंग्रेजी में कितना का 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में कितना 3 अंक कम, तो 30 माइनस 1 से पहले आपका अंग्रेजी का अंक और इसमें भी 3 अंक आपको और कम कर लेना है, इतना हो गया। तो उनके अंकों का गुणनफल, तो यह आपका अंक था मैथ का, यह आपका इंग्लिश वाला, तो दोनों के अंकों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है आपका 210 आ रहा है। यही आपका क्वेश्चन है, बन गया आपका क्वेश्चन। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे पहले, तो 30 माइनस 3 हो जाए 27 माइनस x इक्वल टू 210, या फिर इसको और सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा आपका x प्लस 2, गुणा कर दीजिए इसमें आपस में, तो x का गुणा होगा सबसे पहले 27 के साथ, आ जाएगा यहाँ से आपका 27x, उसके बाद x का गुणा होगा माइनस x के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इसके साथ गुणा कीजिएगा 27 से, तो कितना हो जाएगा 54, और 2 का माइनस x से गुणा होगा तो माइनस 2x इक्वल टू 210 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 27x है और यहाँ पर क्या है माइनस 2x है, तो 27x में से अगर माइनस 2x को हटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 25x, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 54, तो 54 अगर यहाँ पे है तो इसको आप इधर भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ले चलते हैं, चलो उधर लेके चलते हैं, चलिए, तो 210 इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 54, आगे सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे नॉर्मली इसको हम इधर लेकर चलेंगे, पूरे टर्म को उधर लेकर चलिए, क्या होता है, तो इधर 0 बच जाएगा, सब कुछ उधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आएगा इधर तो माइनस 25x हो जाएगा, और पहले से ये आपका 210 माइनस 54 दिया गया था, तो इसको 10 में से आपका ये कितना बचेगा 6 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है फिर 5 बचा यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा आपका 156 ही है आपका। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर कितना 0। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण हमको यहाँ से प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस द्विघात समीकरण का द्विघातीय सूत्र के द्वारा हल निकालेंगे, और फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका निकल जाएगा। यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। अब हम देखिए, अब जो यहाँ पर आया है यह क्या है आपका, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो इस रूप का अगर ये है तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या आप यहां से लिख सकते हैं a बराबर कितना 1, b बराबर -25 और c बराबर हो जाएगा आपको यहाँ से कितना है, c का मान 156। ठीक है, अब हम लिखेंगे अपना द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी पूरे के बटे में 2a द्वारा, तो हो जाएगा x बराबर, अब देखो b का मान कितना है -25 है, हम रख लेंगे -25 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि -25 का स्क्वायर कीजिए -4 इंटू ए कितना 1 आपका इंटू सी कितना 156 है आपका, और पूरे के बटे में कितना करना 2 इंटू 1, कोई दिक्कत। या फिर आप लिख सकते हो x बराबर ये हो जाएगा आपका +25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 625, और माइनस आपको 4 से 156 से गुणा कीजिए, 6 चौके 24 का 4 हाथ में लगा 2, 5 चौके 20 2 22 हाथ में लगा 2, और 4 2 6 यानी 624 बटा में आ जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 25 प्लस माइनस यहाँ बचेगा आपका 1 बटा में 2, या x बराबर 25 √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा बटे में 2, या आप लिख सकते हो x का यहाँ से दो मान, एक तो 25 प्लस 1 बटे में 2,
या फिर x बराबर दूसरा वैल्यू होगा 25 माइनस 1/2। x का दो वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 26/2, या x बराबर आ जाएगा, कट जाएगा कितना 13 बार में, x बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका 13। और तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 24/2, यानी कट जाएगा 12 बार में, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना 12। ठीक, x का दो वैल्यू। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ध्यान रखिए आपका x का दो वैल्यू आया है, तो जो दोनों वैल्यू है 13 और 12 दोनों आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना, तो अब यहाँ से इसका जब आंसर देना होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेगा, आंसर लिखेगा इस तरह से, इसका आंसर हो जाएगा आपका, अब देखिए यदि शेफाली का गणित में प्राप्तांक आप लेते हो x बराबर कितना, सबसे पहले मान लीजिए 13 लेते हैं, गणित में प्राप्तांक 13 होगा, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा आपका 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 30 में से 13 घटा दीजिए, इधर आपका 7 बचेगा और उधर आपका 10 यानी कि 17 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया। दूसरा है, इसका एक और आंसर हो सकता है, या अगर आप मानते हैं कि शेफाली ने गणित में इस बार x बराबर क्या लेंगे, हम 12 लेंगे, गणित में 12 अंक प्राप्त किया, तो इस कंडीशन में जो अंग्रेजी का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में अंग्रेजी का जो अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी कि 18 अंक। ठीक ना, तो इसका दो आंसर आएगा, एक तो 13 और 17 हो जाएगा अंक, एक तो आपका रहेगा 12 और 18। तो आप आंसर कभी भी दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन का, आपको दोनों आंसर देना पड़ेगा तभी वो सही माना जाएगा, अन्यथा वो गलत हो सकता है। ठीक ना, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पढ़िएगा प्रश्न कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं कि एक आयताकार खेत की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक आप आयताकार खेत बना लो, एक आयताकार खेत क्या करें बना लीजिए फिगर में। चलिए मान लेते हैं यही क्या है, एक आयताकार खेत है। फिर कह रहा है कि उसका जो खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी विकर्ण की बात कर रहा तो इसमें एक विकर्ण भी आप बनाइएगा। ऐसे मान लेते हैं ABCD क्या है, आयताकार खेत है, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, आपका ऐसे विकर्ण हो जाएगा। ठीक, आप ये भी BD विकर्ण भी आप ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम, कोई एक हमको विकर्ण इसमें ले लेना है। फिर क्वेश्चन में है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। देखिए पहले पार्ट के इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ अभी नहीं करेंगे, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। फिर यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, कह रहा है कि जो बड़ी भुजा यानी कि जो AB है, बड़ी भुजा कहने का मतलब अगर ये आयताकार खेत है तो लंबाई क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, और चौड़ाई क्या होती है, छोटी होती है। तो बड़ी भुजा यानी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से कितना है, आपका अधिक है, तो 30 मीटर क्या है, अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, खेत की भुजा। तो अगर हम कोई चीज़ मानेंगे तो मानेंगे खेत की भुजा। ठीक ना, उसमें भी आपको मानना है, तो आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, या तो आप बड़ी भुजा भी मान सकते हो या तो आप छोटी भुजा भी मान सकते हो, दोनों में से आपको जो मन करे उसको मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखा जाए क्वेश्चन को ध्यान से, तो कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो अगर हम छोटी भुजा को x मान लेते हैं, मान लीजिए छोटी भुजा क्या x है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, x + 30 हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि इतना 30 मीटर क्या अधिक है, ये आपका इतना मीटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसलिए
बड़ी भुजा जो होगी खेत की वो कितनी हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार देख लीजिए, वो हो जाएगा आपका x प्लस 30। क्या है, छोटी भुजा से कितना 30 अधिक है, ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से दिया गया है, तो x प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब फिर क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिए कि कह रहा है कि आयताकार जो खेत का विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से क्या 60 मीटर अधिक लंबा है। तो अब आता है यहाँ पर प्रश्न आपका कि जो आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत यानी कि आयत का विकर्ण होता है वो विकर्ण क्या होता है, आयत का अगर विकर्ण निकालना होगा, आयत के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब प्रश्न से लिखिएगा, आपको प्रश्न से थोड़ा जो भी लिखा है उसको लिख देते हैं। प्रश्न से आपका लिखा गया है आयताकार खेत का विकर्ण बराबर किसके बराबर है, तो छोटी भुजा जो भी है, छोटी भुजा, और इस छोटी भुजा में क्या ऐड कर देना है आपको, 60 आपको ऐड कर देना, 60 मीटर आपका यहाँ पर आ रहा है, 60 इसमें ऐड कर देंगे। फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं और ये आपको विकर्ण निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके, इसको आप लंब मानते, इसको आप आधार मानते हो, तो ये अगर आपको कर्ण हो गया, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो भी ये लंब, इसका क्या बोलते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, तो आपका आता है फॉर्मूला इसका अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है आयत का। छोटी भुजा कितनी है, x माने है x प्लस 60। तब यहाँ से अगर देखा जाए तो आप बना सकते हैं क्या, लंबाई कितने, x प्लस 30 है, तो आप कर लो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है, छोटी भुजा x है ना, तो x का स्क्वायर कर लीजिए, और बराबर में कितना है आपका x प्लस 60 है। कोई दिक्कत, आयत का विकर्ण अगर आप ऐसा नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे कर ले इसको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल क्या होता है आपका लंबाई होता है, बी क्या होता है उसकी चौड़ाई हो जाती है, ठीक है, ब्रेथ, ठीक। तो यहाँ से आपका होता है आयत का विकर्ण। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व किया जाए आ जाएगा, सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 60। तो अब एक समस्या है, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, तो हमको जो यहाँ पर रूट दिखाई दे रहा है इस रूट को हटाना पड़ेगा, ये पहला टारगेट। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में रूट आता है तो रूट हटाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड क्या करें हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है ना। दोनों साइड जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जो ऐसे ही आप वर्ग के यहाँ पर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू इधर मिलेगा, इसका भी वर्क करना पड़ेगा आपको x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और ये आपका x प्लस 60 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दी, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए इधर 2x स्क्वायर है, इधर कितना आपका x स्क्वायर है, इसको इधर लेकर आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x, इसको इधर लेकर आते हैं माइनस 120x हो जाएगा, प्लस 900 और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 3600 इक्वल टू कितना 0। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आगे चलते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा, बचेगा यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x है माइनस 120 है, यहाँ हो जाएगा आपको माइनस 60x, और 900 है यहाँ पर 3600 है, तो 3600 में से 900 जब घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास 2700,
ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -2700 बराबर 0। अब आपका यहाँ पर क्या हो, एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, द्विघात यहाँ पर आप देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -60 है और c बराबर कितना है -2700। तो द्विघाती जो सूत्र होता है उसके द्वारा हम बनाएंगे, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac और पूरे के बटे में 2 × a। यहाँ से आप लिख दो -b -60 प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac b² यानी -60 का स्क्वायर -4 × a × c -2700 पूरे के बटे में हो जाएगा 2 × 1। यहाँ से मिलेगा +60 प्लस माइनस अंडर रूट में 60 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 3600 आपको मिलेगा, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस और गुणा कर देंगे तो 0 0 28 का 8 हाथ में लगा 2 4 8 2 10 पूरे के बटे में 2। तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट में जोड़ दिया जाए 0 0 14 का 4 हाथ में लगा 1 3 1 4 और यहाँ पर मिलेगा आपको ठीक है। कितना मिल गया आपको इतना, तो बटा में कितना हो जाएगा 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे यह आपका जो आया है इकाई दर 7,000 10,000 यानी कि 14,400 आया है। इसकी किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल। देखिए तो ये आपका 120 का 120 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आएगा 0 0 0 4 2 0 2 1 0 0 4 4 1 आ रहा है नहीं, 120 का ये वर्गमूल है। लिख सकते हैं 60 प्लस माइनस 120 और पूरे के बटे में कितना 2, या फिर यहाँ से आपका हो जाएगा x का 60 प्लस माइनस 120 बटा में 2। तो अब यहाँ से x का 2 वैल्यू लेकर चलेंगे तो एक हम लिखेंगे सबसे पहले x बराबर 60 प्लस 120 बटा में 2, या फिर x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 120 बटा में 2। इसको हल करेंगे अगर हम तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 60 और 20 जोड़िएगा तो 180 बटा में 2 यानी कि आ जाएगा कट कर कितना 90। x बराबर मिलेगा आपको यहाँ से 90, और जब इसको हल कीजिएगा तो x का जो वैल्यू मिलेगा आपको -60 बटा में 2 यानी कि x बराबर आपको मिलेगा यहाँ से -30। तो हमको यहाँ पर x का 2 वैल्यू प्राप्त होता है, एक आपका x बराबर -30 और एक आपका x बराबर कितना 90। चूँकि वहाँ पर जो x है, x क्या था हमारा छोटी भुजा है, छोटी भुजा की लंबाई थी। तो जो लंबाई होती है कभी भी क्या होती है निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग उसका जो केवल पॉजिटिव मान ही लेकर चलेंगे, एक मान को हम लोग छोड़ देंगे। तो आगे लिख लीजिए, यहाँ पर आंसर इसका लिखना है, लिखेंगे इसलिए लिखेंगे x का धनात्मक मान लेने पर खेत की जो छोटी भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, खेत की छोटी भुजा x बराबर कितनी हो जाएगी 90 मीटर, तथा खेत की जो बड़ी भुजा होगी, खेत की जो बड़ी भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी x + 30 है, यानी कि 90 + 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर। इसको आप मीटर यहाँ मान लेंगे थोड़ा सा, ठीक ना, 120 मीटर, यानी कि जो खेत की लंबाई होगी वो आपकी 120 मीटर आएगी, और ये जो चौड़ाई होगा इधर जो आया था आपका ये कितना आ जाएगा आपका 90 मीटर आएगा। ठीक, ये आपका रहा क्वेश्चन। ठीक, ये कभी भी आपका कैलकुलेशन कभी भी आप जब सही आप कर रहे हैं सब कुछ, तो डाटा कुछ भी आप कर रहे हैं उससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक, ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पर डाटा बहुत बड़ा हो गया था, देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला है, गलत हो रहा है। तो आप बिल्कुल जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप चलिए,
अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए, ठीक ना, आपका सही आएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 180 है। दो संख्याएं हैं हमारे पास और उनका जो वर्ग का जो अंतर आ रहा है 180 आ रहा है। फिर है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या है उसका जो वर्ग आ रहा है वो बड़ी संख्या का कितना, 8 गुना है। तो कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं क्या होंगी। ठीक, तो क्वेश्चन का जो पहला लाइन है, इस क्वेश्चन के पहले लाइन से आपको इक्वेशन मिलेगा और जो दूसरा लाइन है वहाँ से आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या मिलेगी। तो छोटी संख्या को मान लेंगे और बड़ी संख्या वहाँ से आपका मिल जाएगा। लिखते हैं सबसे पहले, माना कि छोटी संख्या बराबर x, इसलिए प्रश्न से, देखिए प्रश्न से एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, उसको थोड़ा नोट करते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का, प्रश्न से थोड़ा चलिए, तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो भी छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक, वो क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बराबर है किसके, तो बड़ी संख्या जो भी है उस बड़ी संख्या का 8 गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। 8 गुना है बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी 8 से गुणा कर दिए बड़ी संख्या में। अब जो छोटी संख्या हमने क्या माना था, x माना था। ठीक, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से बड़ी संख्या वाला कितना हो जाएगा, गुणा में 8 रखिएगा ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बड़ी संख्या बराबर, आप इसको लेकर आएगा तो x बटा में 8 हो गया। तो छोटी संख्या हमने माना था, बड़ी संख्या हम क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के द्वारा लेकर आए हैं यहाँ पर। अब आपका बात आ जाता है क्वेश्चन में, फिर चलते हैं हम लोग पुनः प्रश्न से। तब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है। इन्फॉर्मेशन में है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। ठीक, अब दो संख्या, एक छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या x बटा 8 है, तो दोनों के वर्गों का अंतर हमको लेना है। तो कैसे लेंगे, तो जो भी बड़ी संख्या है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, करेक्शन। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हम गलत लिखे हैं। कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग कितना है, x स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या का 8 गुना है। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 8। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो फिर प्रश्न से आप देखेंगे तो क्वेश्चन में है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है कितना है, 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 180 है। तब बड़ी संख्या x स्क्वायर बटा में 8, फिर इसका स्क्वायर, ठीक, माइनस छोटी संख्या कितनी, x स्क्वायर, अंतर कितना है, 180 है। क्वेश्चन 180 है। इसको हल करेंगे, x का पावर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर बराबर 180। कोई दिक्कत अगर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो आप चाहें तो इसको हम हल कर सकते हैं, आगे की तरफ हल करते हैं। चलिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 64 है ना, तो 64 एलसीएम ले लीजिए, 64 इसका 64 एलसीएम ले लेते हैं। x का पावर 4 माइनस हो जाएगा आपका 64x का स्क्वायर बराबर 180, या फिर हो जाएगा यहाँ से x का पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर और इधर जाके गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 180 गुणे 64। ठीक है, अब देखो इसको और हल करें तो x का पावर 4 आ जाएगा माइनस 64x स्क्वायर बराबर 180 में और 64 का गुणा कर दो, देखिए गुणा करके देखिए एक वैल्यू कितनी आती है। तो करते हैं गुणा, चलिए।
तो 180 में आपको 64 से गुणा करना है, तो 0 2 4 3 7 0 48 का 8 4 6 4 10 आ जाएगा। 0 2 7 7 14 15 5 1 1 1 1 5 2 0। ठीक है, इसको आप चाहें तो और लिख सकते हैं सॉल्व एक्स का पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 5 2 0 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन आपका जो है इस फॉर्मेट में चला गया है कि एक्स का पावर 4 है माइनस 64 एक्स स्क्वायर है माइनस 1 1 5 2 0 बराबर इतना है। ठीक ना, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप में है नहीं, तो लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि उसके द्वारा क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना वाई, एक्स स्क्वायर जो है वाई के बराबर है, तो यह समीकरण क्या बन जाएगा आपका, वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 64 वाई हो जाएगा माइनस 100 इतना। अब देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर आपका माइनस 64 और c बराबर माइनस 11520 आ जाएगा उतना। अब द्विघाती सूत्र के द्वारा आप चाहें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। द्विघाती सूत्र द्वारा x बराबर लिख सकते हैं माइनस b माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 11520 और पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 64। अब 64 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है, तो 64 का वर्ग करना है तो हो जाएगा 64 का वर्ग आपका 4 4 का 16 का 6 हाथ में लगा 1 6 का 24 1 25, फिर यहाँ से 24 का 4 में 2 36 2 38 यानी कि 6 5 4 9 8 2 10 0 3 1 4 40 96 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर गुणा ऐड हो जाएगा 0 8 0 2 मतलब 2 4 2 6 और इतना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा पूरा का 2, तो हो जाएगा 64 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको ऐड कर देंगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा 9 8 8 और 16 17 का 7 1 और यहाँ पर कुछ नहीं 1 4 और 6 6 10 0 1 4 1 5 आ जाएगा इतना 501.76। तो अब देखिए हमको क्या करना होगा यहाँ से कि जो यहाँ पर आ रहा है डाटा आपका वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा, इतना का वर्गमूल क्या होगा। तो इस तरह का और कभी क्वेश्चन आता है आपको तो वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो वर्गमूल निकालने में आपको समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपको वर्ग करने में भी थोड़ा तेज़ी दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मेनली क्या करेंगे, वर्ग कैसे निकाला जाता है और किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक हम लोग सीखेंगे कैसे निकलता है। चलिए फिलहाल तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि 501 और 76 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में जो ये चीज़ यहाँ पर आया है ये कि सही है कि गलत है, ठीक ना। तो इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो कोई डाटा बहुत बड़ा मिल सकता है। तो अगर आप सब कुछ सही किए हो तो एक बार मैं फिर से कहूँगा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपके सामने आया है इसको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर आया है 5 क्या है, सैकड़ा हज़ार 10 यानी 50,176 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप जब 50,176 का जब वर्गमूल निकालने जाएंगे तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसका वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, आप निकाल लीजिएगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। इतना का जब वर्गमूल निकालेगा तो इतना का वर्गमूल आता है 224, तो 64 प्लस माइनस आ जाएगा 224 और बटे में आ जाएगा 2। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये y है, हम लोग y माने थे, ठीक ना। यहाँ से हो जाएगा y बराबर आपका 2 वैल्यू आएगा 64 प्लस 224 बटे में 2 या y बराबर 64 माइनस 224 बटे में 2।
ठीक है। अब देखिए इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 64 में से 224 जाएगा तो कितना बचेगा आप निकाल लो। 4 + 4 गया 0 बचेगा, यहाँ पर हो गया 2 तो 12 + 6 आएगा 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 160/2। तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 80 -80। तो y का वैल्यू आपका यहाँ से आएगा एक -80, ठीक। और यहाँ का इसको जब सॉल्व करें तो y बराबर आपको मिलेगा, जोड़िएगा तो 8 6 तो 8 और 288/2 यानी कि 144। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 144, और वो भी कैसा होगा धनात्मक मानेगा, ठीक। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक आपका नेगेटिव आएगा, एक आपका पॉजिटिव 144 आएगा। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इतना ही बनाने के बाद उसका आंसर मिलाने लगते हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और देखिएगा तो आपका किताब में आंसर ये नहीं मिलेगा। आखिर में आंसर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए आपने क्या माना है, x² बराबर y माना है, और आपने जो छोटी संख्या मानी थी वह क्या मानी थी, x मानी थी। हमको तो x का वैल्यू फाइंड करना है ना, यहाँ पर क्या y का वैल्यू आया है, ठीक। अब आपको यह चेक करना है कि y आखिर में है क्या, तो x² आपका क्या है, y है। तो हम लोग इसके द्वारा फिर आगे बनाना सॉल्व करेंगे। आगे लिखिएगा, इसके आगे अब देखिए जो भी यहाँ पर आप माने थे, यहाँ पर जो समीकरण आपका, इसको मान लीजिए अब ये समीकरण 1 है, चलिए इसको मान लेते हैं कुछ। हम क्या रखेंगे, y का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे जो कुछ भी आया है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान 144 रखने पर, जैसे 144 रखेंगे तो हो जाएगा x² बराबर कितना 144। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू -80 आया है, तो कोई ये भी कह सकता था सर कि हम x² का मान जो है वो -80 नहीं ले सकते हैं। याद रखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो x² या कोई भी चीज़ का किसी भी संख्या का जब स्क्वायर हम कर देते हो कि माइनस हो या पॉजिटिव हो, तो इसका वैल्यू आता है क्या, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू और -80 आप लिख रहे हैं, तो x² बराबर -80 लिखना आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि x² की वैल्यू क्या कभी भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको नहीं लेके चलेंगे यहाँ से केवल इतना ही लेके चलेंगे। यहाँ से आपको हो जाएगा x का मान दोनों तरफ रूट लीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से ±√44 आ जाएगा, या फिर x बराबर हो जाएगा ±12। तो अब देखिए x का यहाँ से दो वैल्यू आएगा, x बराबर आ जाएगा 12 तथा x बराबर आ जाएगा यहाँ से -12। आप x का दो वैल्यू ले सकते हैं, एक x का मान आप 12 लो -12, एक आपका +12 आएगा, दो वैल्यू x का आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये संख्या x हम माने थे तो यह संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर आप वैसे करते x² का माइनस मान लेते आप, वो गलत हो जाता है वहाँ पर, ठीक ना। तो अब x² का मान आपका 12 है, या तो आपका -12 आएगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ से आंसर इसका देना है, इसलिए यदि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या को क्या मानते हैं हम, x बराबर 12, तो जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी उसको देख लिया जाए। तो बड़ी संख्या क्या है, ध्यान से देखिए, तो बड़ी संख्या क्या है, x²/8 है, तो x²/8 करना है। x का वैल्यू रख दो 12²/8 यानी 144/8, कटाइएगा तो कटेगा कितने बार में, 8 1 8 और 8 8 है 64, यानी कि 18 आ जाएगा। तो अगर आप x का मान 12 लेते हैं तो आपका एक संख्या कितनी आएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से आप क्या कीजिएगा कि यदि हम दूसरा आंसर देंगे, यदि x बराबर यदि छोटी संख्या x बराबर -12, तो बड़ी संख्या जो होगी वह हो जाएगी आपकी क्या, तो x² बटा में 8 करना है,
तो -12 का स्क्वायर बटे में 8 कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से आपका 144 बटे में 8 कटेगा तो फिर कितना आएगा आपका 18 ही मिलेगा। तो बड़ी संख्या यहाँ से क्या 18 हो जाएगी। तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे, सबसे पहला चीज आंसर इसका ऐसे देंगे आप यहाँ पर 12 लिए हैं, यहाँ पे एक आया है 18, तो 12,18 या -12,18 इसका आंसर हो जाएगी। अंतिम रूप से आपका आंसर वही होगा, 12,18 होगा या फिर -12 और 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दिया गया है और आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको थोड़ा लिखते हैं। क्या दिया गया है आपको, दिया गया है यहाँ पर दिया गया है आपको कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी 365 किलोमीटर, सॉरी 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर। अब है कि समान चाल से मतलब जो स्पीड है उसका एक कंटिन्यूस स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, आपको क्वेश्चन में निकालना है उसकी चाल क्या है। तो मान लेते हैं उसकी जो एक समान चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको पहले से जानकारी है, हम जानते हैं कि समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल होता है। देख अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि अंतर मतलब दो समयों का अंतर पूछेगा आपसे, ठीक ना, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 1 घंटा कम समय लेती है 1 घंटा अधिक समय लेती है। कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है घंटा समय कम या अधिक लेना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, समय दोनों का निकालते हैं दोनों स्थिति में, और जो कुछ भी फिर क्वेश्चन कहता है जोड़ना है घटाना है उसके अकॉर्डिंग अपना हम काम कर लेते हैं। अब बताइए अगर इस गाड़ी की दूरी तो आपको मालूम है 360 फिक्स है, चाल कितने x किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो टाइम लगेगा रेलगाड़ी की तरफ क्या हो जाएगा, लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा कितना, टोटल दूरी है 360 और ये कितना है, चाल कितना है आपका x, इतना घंटा आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे भाग में। तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी अधिक हो जाए। अब हम लिखते हैं प्रश्न से यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाए तो रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगी कितना, पहले x था ना, तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब जैसे चाल बढ़ गया तो फिर आखिर में दूरी तो उतनी ही तय करनी है उसको, तो जब चाल बढ़ जाएगा दूरी उतनी ही तय करनी, तो आपका सीधी सी बात है समय कम लगेगा। तो समय जब कम लगेगा तो यहाँ भी इसलिए समय निकालेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए
इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब देखो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला हम लोग दूरी बटा में चाल, दूरी कितनी 360 थी और चाल कितना हो गया, अब x+5 हो गया, x+5 लिख देंगे, इतना घंटा अब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, हम लोग लिखते हैं पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, करेक्ट उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कब समय ले रही है, जब वो चाल आपका बढ़कर इतना 5 किलोमीटर आपका चाल जब बढ़ जा रहा है, ठीक ना। तो अब जरा सोचिएगा कि ये जो समय है यहाँ पे, यह समय आपका सीरीज से बात या कब का समय निकाला गया है, जब उसकी गाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल है जो बढ़ गई है तब। तो यहाँ पर समय तो उसका कम लगा होगा, लेकिन यहाँ पर समय क्या होगा, 360/x आपका क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे भी सोचिए, यहाँ पर 360/x है और यहाँ पर 360/x+5 है, तो x की वैल्यू जो कुछ भी होने वाली है उससे क्या होगा, आपका बड़ा ही होगा। जब ऊपर वाला अंश दोनों का बराबर है और हर आपका बड़ा छोटा होता है, तो दोनों में बड़ा छोटा अगर हम डिसाइड करना होता है तो हम केवल हर को देखकर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है आपका बड़ा है और ये क्या आपका छोटा है दोनों समय में, तो इसमें से अगर हम इसको हटा देंगे तो कितना 1 घंटा आपका अंतर आना चाहिए। तो प्रश्न से अगर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो हो जाएगा आपका 360/x माइनस 360/x+5 इक्वल टू 1। यहाँ को इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन प्राप्त करने के लिए। इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू x+5, 360 माइनस 300, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू x+5 आ जाएगा। फिर x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास x+5, तो यहाँ पर x+5 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, 360 और x आप जगह आ जाएगा गुणा में, बराबर कितना है 1 है। इसको सॉल्व करें अगर आगे हम, तो हो जाएगा 360x प्लस गुणा कर दीजिए 0, 6 5 3 5 3 15 3 18 माइनस 360x बराबर, इसको उधर लेके चलिए तो हो जाएगा x इंटू x+5। तो हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 360x माइनस 360x से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपके यहाँ पर 1800 और इधर बचा आपका x² प्लस 5x, या इसको उधर लेके चलते हैं तो हो जाएगा 0 बराबर x² प्लस 5x माइनस 1800 या x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये आपका द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया है, तो यहाँ से हम ax² प्लस bx प्लस c से इसको तुलना करेंगे और फिर a और b और c का मान लिखेंगे। तो लिखेंगे मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा माइनस 1800। इसलिए द्विघाती सूत्र के द्वारा तो हो जाएगा x बराबर माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी यानी कि माइनस 1800 और पूरे के बटे में 2 इंटू ए। एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस 5 प्लस माइनस, इसको हल कर दिया जाए तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 4 के 1800 से गुणा करें 0 0 8 के 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 4 3 7 72, 18 चौक 72 भी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। यहाँ से आपका मिल जाएगा बटा में 2 या फिर x बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 72 25 पूरे के बटे में कितना 2।
अब देखिएगा यहाँ पर तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम आ जाएगा कि जो 72/25 का वर्गमूल आखिर में कितना होगा उसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। चलिए निकाल लेते हैं 72/25 का वर्गमूल। तो वर्गमूल का नियम होता है कि पहले आप जो भी संख्या दें उसका पेयरिंग आप कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले मैंने जोड़ा लगा लिया यहाँ पर 25 फिर 72। अब देखिए 72 आपका कैसे जाएगा, तो आप देखेंगे तो 8 से आपका ये चल जाएगा, तो होता है 8 × 8 = 64। तो 72 12 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 8, ये आपका कट जाएगा, यह सूत्र आएगा 25। जितनी बार में जाता है उतना ही क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लेना है जिससे ये आपका कटे और यहाँ पर 5 आना चाहिए। आपको मालूम है कि 5 अगर यहाँ पर लाना चाहते हैं आपको यहाँ पर 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, 5 से 5 बार में जाएगा। तो इसमें जब 5 से गुणा 165 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 50 25 का 5 हाथ में लगा 2 और 16 5 80 80 2 82, यानी कि कट जाएगा पूरा का पूरा, ये आपका कट गया 5 बार में। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका 85 वर्गमूल हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी को लिख सकते हैं x बराबर -5 ± 85 और बटे में कितना 2। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू, x बराबर -5 + 85 बटा में 2 लेंगे, या फिर x बराबर -5 - 85 बटे में 2 लेंगे। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देख लो 80 बटा में 2 आ जाएगा, एंड x बराबर 40 आ जाएगा, और x बराबर -90 बटा में 2, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका -45। अब देखिए चाल की बात होती है, तो दूरी जब आप तय कर रहे हो तो कोई भी दूरी अगर हम तय करते हैं, चाल आपका क्या होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका चाल जो धनात्मक होगा तभी आप दूरी को तय कर सकते हैं, नहीं तो आप दूरी तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग x का क्या मान लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव मान लेंगे, निगेटिव मान को इग्नोर कर देंगे। लिखेंगे नीचे, चूंकि चाल का मान धनात्मक होगा, इसलिए रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह का है कि 2 नल है आपके पास, ठीक ना, और दोनों नल जो है किसी हौज को, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर हौज है सपोज डेट, और 2 नल हैं, और दोनों नल उस हौज को क्या कर सकते हैं, 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। जो बड़े व्यास वाला नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर 2 नल आपको दिया जाए और एक जो नल है उसका मान लीजिए व्यास जो है आपका अधिक मान लेते हैं, और जो दूसरा जो नल है उसका जो व्यास अगर हम कम मान लेते हैं, तो इतना एक तो बात कन्फर्म हो गया कि जो नल है, नल से जो पानी आने वाला है, या जो नल है एक बड़ा व्यास वाला अगर नल होगा तो हौज को जल्दी भरेगा, और छोटा जो व्यास वाला नल है वह क्या करेगा, हौज को देरी से भरेगा। तो क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इसको देखते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। 10 घंटा कम समय लेता है, किससे लेता है, तो छोटे नल वाले से। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छोटा वाला नल है वो बड़े वाले नल से क्या 10 घंटा अधिक समय लेता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बड़ा वाला 10 घंटा कम लेता है, तो हम कह रहे हैं ठीक है बड़ा वाला 10 घंटा कम लेता है, सही है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि छोटा वाला जो है बड़े वाले से 10 घंटा अधिक समय लेता है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे बड़े व्यास वाला जो नल है वह मान लेंगे x घंटा में वह हौज को भरेगा। आप मानना चाहें तो छोटे वाले को भी आप x मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी
प्रॉब्लम जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब द्विघात समीकरण आएगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो क्वेश्चन में हम मानते हैं, चलिए सबसे पहले माना कि बड़े व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो बड़ा व्यास वाला नल है उस हौज को क्या करता है, x घंटे में भर देता है। तो छोटा वाला नल कितने देर में भरेगा, इसलिए छोटे व्यास वाला नल हौज को अब यहाँ पढ़ लीजिए कितने का अंतर, 10 घंटा कम का आपका आ रहा है, ठीक ना। यानी कि छोटा वाला जो नल होगा उस काम को करने में, यानी इस हौज को भरने में बड़े वाले की अपेक्षा कितना 10 घंटा के अधिक समय लेगा, ठीक ना। यानी कि पहले x में ये कर रहा है तो 10 घंटा अधिक समय लगेगा, x + 10 में ये करेगा, आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन के हाँ, अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपको क्या करना है कि जो आप एक एक नियम पढ़ कर आए हैं, ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा एक एक नियम में पड़ेगा। अगर आप एक एक नियम अच्छी तरह से जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आराम से क्वेश्चन बनेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए यह जो नल है, पहला नल x घंटे में पूरा भर देता है, ठीक। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में कितना भरा होगा नल, आखिर में x घंटा में क्या पूरा भर रहा है, तो 1 घंटा में जो बड़ा व्यास वाला नल होगा इस टंकी का, इस हौज का कितना भाग भरा होगा, ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक। एक एक नियम के द्वारा लिखेंगे नीचे हम, चूंकि बड़े व्यास वाला नल x घंटे में हौज को पूरा भरता है, ठीक ना। पूरा भरने का मतलब एक हौज है, उस एक हौज को पूरा कर दे रहा है, ठीक ना। इसलिए बड़े व्यास वाला जो नल होगा वो 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेगा, कुछ भाग भरेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 घंटे में हौज का भरा भाग बराबर हो जाएगा 1/x, ठीक ना। अब देखिए x घंटे में पूरा एक काम वो पूरा कर, ऐसे समझना है कि मान लेते हैं यह कोई एक काम था, ठीक ना। तो अगर वो x घंटे में उस काम को पूरा करता है तो 1 घंटे में उस काम का जो भी होगा निकाल लेंगे समय से भाग करके, ठीक ना। अब समझिए यहाँ से इसी प्रकार लिख सकते हैं क्या आप, इसी प्रकार छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग। अब देखिए छोटा वाला जो नल था x + 10 घंटे में पूरा भर रहा था, इसलिए 1 घंटे में 1/x + 10 भाग वो क्या करेगा, भरेगा हौज का। हौज का कितना भाग भरेगा, 1/x + 10 भाग करेगा। अब देखिए फिर से एक बार समझिएगा, क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह हो गया है कि एक टंकी था, ठीक है, जो 2 नल रखे थे। बड़ा वाला जो नल था, बड़ा वाला नल क्या कर रहा है 1 घंटे में, ध्यान 1 घंटे में मान लीजिए बड़ा वाला नल क्या 1 घंटे में इतना भाग भर दिया, 1/x भाग भर दिया बड़ा वाला नल। और दूसरा वाला जो नल है इसको भी, और इसमें पानी ये भी, इसको भी और खोल देते हैं दोनों को, तो यह जो भर रहा है वो 1/x + 10 भर रहा है, ठीक ना। तो दोनों मिलकर कितना भर देंगे, तो
तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, 1 बटा में x प्लस 10 और 1 बटा में x, दोनों को ऐड कीजिए तो 1 घंटा में दोनों के द्वारा भरा हुआ भाग आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए नीचे लिखेंगे दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग, तो दोनों नल कितना भर देगा, तो ऐड कर देंगे 1 बटा में x प्लस 1 बटा में x प्लस 10। तो प्रॉब्लम यहाँ तक सही है। यहाँ तक अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर छोड़ भी देते हैं तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ही दीजिए। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 और ऊपर में आ जाएगा x प्लस 10 प्लस x, तो हल कर दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 10 बटे में x स्क्वायर प्लस 10x, यानी कि 1 घंटे में जो हौज का भरा हुआ भाग होगा दोनों नलों के द्वारा, लिखें दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ जो भाग है 2x प्लस 10 बटा में x स्क्वायर प्लस 10x। अब देखिए क्वेश्चन में आप चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3 बटा 8 घंटा में, अब देखो कितने घंटा में भर रहा है दोनों मिल करके, तो 9.3 बटा 8 घंटा, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो 75 बटा में 8 घंटा में पूरा भर देता है। कब, जब दोनों नल आपके साथ खुलते हैं तब। और हमने यहाँ पर निकाल कर क्या लाया है, हमने निकाल कर लाया है कि 1 घंटे में इतना भर रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, 1 घंटे में इतना भर रहा है तो 75 बटा 8 घंटा में क्या करेगा, पूरा उसको भर देगा कि नहीं। क्वेश्चन में आपको दिया गया, आप ध्यान से पढ़िएगा कि दोनों पानी के नल एक साथ हौज को 9.3 बटा 8 घंटे में भर सकते हैं। वो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ना, इतना घंटा में वो भर सकता है। तो हमने क्या निकाल लिया है कि 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना भरेगा, आ गया इतना। और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो इसके साथ अगर 75 बटा 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, वो टंकी है पूरा का पूरा हौज आपका भर जाएगा, यानी जो एक कार्य था वो कार्य क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा, ठीक ना। आगे लेते हैं प्रश्न से, देखिएगा प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है फिर आगे कि दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3 बटा 8 घंटे में भर सकते हैं। प्रश्न से देख लीजिए, दोनों नल एक साथ उस हौज को 9.3 बटा 8 घंटा, 9.3 बटा 8 घंटे उसको लिख सकते हैं कि अर्थात 75 बटे में 8 घंटे, 75 8 घंटे में भर सकते हैं, या भर सकते नहीं भरते हैं। ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक ना। इतना तक अगर पहुंचे हैं तो अब आपको क्या करना है, 1 घंटे का हमको मालूम है कि 1 घंटे में कितना काम हो रहा है और आपको कितना घंटा टोटल काम करना है, तब 75 बटा 8 घंटा दोनों नलों को काम करने के साथ। फिर समझ लीजिएगा, 1 घंटा का काम हमको मालूम है कि 1 घंटा में दोनों के द्वारा इतना काम हो रहा है, ठीक ना। और कितने घंटा काम करना है, क्योंकि 75 बटा 8 घंटा में काम को पूरा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1 घंटे में 75 बटा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी होगा, और इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए। आगे इसके लिख लेंगे, हो जाएगा यहाँ से आपका 2x प्लस 10 बटे में x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक ना। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है हमको, इसमें मल्टीप्लाई करना है 75 बटा में 8 से, यहाँ से हो जाएगा बराबर में 1। इसको लिखेंगे आगे तो हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाइए तो 2x प्लस 10 बटे में x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8 उधर चला जाएगा, दोनों 8 बटा 75 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 75 इधर आ जाएगा, 2x प्लस 10 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ से हो जाएगा आपका 75 दूनी 150x प्लस 750 बराबर 8x स्क्वायर
प्लस 80x, इसको आगे सॉल्व करा जाए, इसको उधर लेके चलते हैं तो 8x² प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 बराबर 0, या 8x², इसको हटा दीजिए तो 150 में से 80 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, हटा लिया जाए 0, 15 में से हट जाएगा कितना बचेगा 70, तो हो जाएगा 70x माइनस 750 बराबर 0। यहाँ से देखिएगा तो हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 4x² माइनस 35x माइनस, यहाँ बच जाएगा आपका 2 3 6 2 7 14 2 5 10 375 बराबर 0, या हो जाएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए जो द्विघात समीकरण हमें चाहिए था वो द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे और हल करने के बाद इसका जो भी होगा मान वो आ जाएगा। तो हल करने की तो बहुत सारी विधियां हैं, आप गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम यही देखते हैं कि कौन सा आसान पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा यही देखते हैं कौन सा आसान पड़ेगा, जो आपको आसान लगे उसी विधि का प्रयोग करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना मिटा देते हैं। चलो, क्वेश्चन आपका आ गया था 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। यहाँ ए बराबर कितना है 4 है, बी बराबर कितना है माइनस 35 है, और सी बराबर कितना है माइनस 375 है। तो यहाँ से अगर हम वो निकाले द्विघाती सूत्र द्वारा, लिख लीजिएगा द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस माइनस 35 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 375, और पूरे के बट्टे में 2 गुणे 4, तो हो जाएगा 35 प्लस माइनस अंडर रूट में, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 1 4 1225, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 4 को 16, और 16 में 375 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6000। गुणा करके देख लीजिएगा, जब इसको गुणा कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 6000। ठीक ना, अब पूरे के बटे में आ जाएगा 8, आगे हो जाएगा 35 प्लस माइनस, इसको ऐड कर दिया जाए तो 5 2 2 6 7 72 25, और पूरे के बटे में कितना 8। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 72 25 का क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो 72 25 का वर्गमूल निकाल लिया जाए, 72 25 पेयर कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर 72 है, तो 72 आपका कटेगा किससे, तो 8 × 64 9 81, 8 से जाएगा। ठीक है, 8 हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 8 × 64 तो हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका कितना 8, ये आपका कट जाएगा। यहाँ 8 जो आएगा इसको मल्टीप्लाई 8 8 16 जोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 25। अब आपका आ गया यहाँ पर 16, और यहाँ पर आपका 825। अब देखते हैं कितनी बार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, लास्ट में इकाई अंक 5 चाहिए। तो अगर इकाई अंक 5 यहाँ पर आया है तो हो ना हो, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर यहाँ पर आपका 5 आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। यानी कि 5 बार में जाएगा ये 50 25 का 5 हाथ में लगा दो, 16 5 80 2 82, यानी कि 25 पूरी बार में कट जाएगा। आ जाएगा कितना इसका 85। आगे लिखेंगे 35 प्लस माइनस 85 बटे में कितना 8। ठीक ना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू मिलेगा हमको। अब यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिलेगा, एक ले सकते हैं x बराबर
35 प्लस 85 बटे में 8 या x बराबर 35 माइनस 85 बटे में 8। ठीक है, यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा, जोड़ दिया जाए 5 5 10 का 0, 8 3 11 11 12 बटे में 8। ये कट जाएगा क्या, 1 और 4 बचेगा, 8 5 40। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा, देखिएगा तो आपका 15 आ रहा है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 0 और 50 बटे में 8। ठीक ना। एक चीज़ वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मान क्या आ रहा है, x का मान नेगेटिव आ रहा है। और यह जो x क्या था आपका, तो x क्या था, वो टाइम था। तो समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो जब समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो हम लोग x का कौन सा वैल्यू लेंगे, x का जो पॉजिटिव मान है उसको लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि x नॉट इक्वल टू -50 बटे में 8, क्योंकि समय का मान धनात्मक होता है ना। तो इसलिए x का कौन सा वैल्यू लेंगे, x बराबर क्या लेंगे हम लोग 15, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 हम लोग लेंगे। अब क्वेश्चन में आप देख लो, निकाल लो बड़े व्यास, आंसर इसका लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा 15 घंटे में भरा जाएगा अगर अकेले काम करेगा तो। और छोटे व्यास वाले नल द्वारा देख लीजिए यहाँ पर कितना है, तो x प्लस 10 है आपका, तो x प्लस 10 कीजिएगा, 15 में 10 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 25 घंटे में भरा जाएगा। ठीक ना। इस प्रकार से आपका दोनों का आंसर मिल गया कि बड़ा वाला कितने देर में भरेगा और छोटे वाला कितने देर में भरेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ये क्वेश्चन का आपका पहला पार्ट। एक सवारी गाड़ी है, एक एक्सप्रेस गाड़ी है, और जो दूरी तय करनी है क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। और कहाँ से कहाँ जाना है हमको, मैसूर से बेंगलोर, तो मान लेते हैं मैसूर ये बेंगलोर, तो दोनों के बीच की जो दूरी है उसको भी नोट कर लेते हैं। वह कितना दिया गया, 132 किलोमीटर आपका दिया गया है। कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ये बिल्कुल ये सही बात है कि अगर एक्सप्रेस गाड़ी होगी तो कभी भी सवारी गाड़ी से क्या होगी, आपका कम समय ही लेगी। ठीक ना। अब तो ऐसे भी देखते हैं कि हमारे जो रेलवे का जो सिस्टम उसमें देखिएगा, यहाँ तो 1 घंटा खैर बहुत अच्छा है, 1 घंटा ही कम समय लेती है। लेकिन हम बिहार की बात करते हैं या फिर यूपी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रेलगाड़ियाँ होती है, जो पैसेंजर सवारी गाड़ी होती है, जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है, यहाँ पर 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का डिफरेंस जो होता है आम बात होता है। ठीक है, तो खैर ये मैसूर और बेंगलोर की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, एक पहले पहुँचे एक बाद में पहुँच रही है। कह रहा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय में ध्यान ना लिया जाए। बीच में जो स्टेशन पर रुकती है गाड़ी उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करना है और उसको इग्नोर कर देना है आपको। यदि उसको कंक्लूड कीजिएगा तो देखिएगा पैसेंजर गाड़ी हमारे यहाँ क्या होती हैं, किसी स्टेशन पे 1-1 घंटे रुकती हैं, ठीक ना, और एक्सप्रेस गाड़ी क्या होती है, रुकती ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा सवाल आपका। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक, ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वह सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। मानेंगे क्या, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x
किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम लोग यहाँ से काम हो गया। अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, देखते हैं जो पहला पार्ट है कि 132 किलोमीटर टोटल आपको दूरी दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन में 132 किलोमीटर आपको दिया गया है और आपने यहाँ पर क्या मान लिया? चाल भी मान लिया। तो अगर आपको चाल मालूम हो, दूरी मालूम हो, आप समय निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। और इन्फॉर्मेशन में आपके पास है भी क्या, और कुछ रिलेशन दिया गया है दोनों रेलगाड़ियों के बीच में। तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच में रिलेशन यही है कि 1 घंटा आगे पीछे वो पहुंचती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन का पार्ट है आपका। अब आप यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल, इसलिए आप लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा जो समय होगा। समय क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है। दूरी कितनी है? तो 132 किलोमीटर है। और चाल आप देखो कितना है, सवारी गाड़ी का कितना है औसत चाल? x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना हो जाएगा घंटा। कोई दिक्कत? आप यहाँ पर देखिएगा 132 किलोमीटर है और यहाँ पर ये चाल कितना है? किलोमीटर प्रति घंटा है चूँकि, तो ये कट जाएगा किलोमीटर, तो बचेगा आपका यहाँ पर रियल रूप में 132 बटा में x घंटा ही बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, फिर इसी तरह निकाल सकते हैं हम लोग कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसको कितना टाइम लगेगा। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा जो समय होगा, तो चाल इसका ही मालूम है, दूरी मालूम है, 132 बटे में कितना? x प्लस 11 आवर्स। कोई दिक्कत? अब देखिए, हाँ, एक काम करते हैं थोड़ा सा, इसमें यहाँ पर जो समय है ना, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? सवारी का जो लगा समय, इसको मान लेते हैं t1 और इसको मान लेते हैं हम लोग t2। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी मान लेने से यहाँ पर। अब देखिए, हमको एक चीज़ आप यहाँ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर यह जो टाइम आया है और यहाँ पर यह जो टाइम आया है, दोनों में आपका कौन बड़ा है, कौन अधिक है? सोच लीजिए, दोनों में कौन अधिक हुआ? सीधी सी बात है, सवारी गाड़ी अधिक समय लेगी और पैसेंजर गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी क्या होगी? वह कम समय में पहुंची होगी। यानी कि सवारी गाड़ी द्वारा जो समय लिया गया वो क्या है? 132 बटा x है, अधिक समय होगा, और ये क्या होगा? आपका कम होगा। कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए, क्वेश्चन में पहला लाइन कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस वाली, यानी कि सवारी गाड़ी वाली समय में से अगर हम एक्सप्रेस गाड़ी के टाइम को घटा दें तो 1 आना चाहिए उसका डिफरेंस। तो हम लिखेंगे प्रश्न से पढ़ लीजिए कि सवारी गाड़ी की एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। प्रश्न से लिख रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। तो जो ये लैंग्वेज मेथड है, इस लैंग्वेज की चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से? देखिए, तो t1 माइनस t2 अगर करेंगे तो ये कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 घंटा यानी 1 घंटा आपका ही आना चाहिए। t1 कितना आपका? 132 बटा में x है आपका, माइनस 132 बटे में कितना यहाँ पर? x प्लस 11 बराबर कितना? 1 आना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं
एक लाइन और यहीं पर चलते हैं। एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ हो जाएगा 132 गुणा x प्लस 11 माइनस 132x बराबर 1। इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 132x, इसको गुणा कर देना है 132 में x, और गुणा करना है आपको 132 गुणा 11 माइनस 132x, और पूरे के बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 132x, ये कट जाएगा आपका, और गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22, 2 11 3 33, तो 35 से 5 हाथ मिलेगा 3, 11 3 14, 14 52 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1, या 1452 बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, और आगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x, उसको उधर लेके जाएंगे 1452 उधर लेके चलिए तो हो जाएगा माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एक द्विघात समीकरण है बनकर आना चाहिए, आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर बनकर रेडी हो गया, कोई दिक्कत? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस द्विघात समीकरण को हम लोग चाहे तो हल कर सकते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा भी, और जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा भी। तो देखते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि थोड़ी सी आसान है लग रहा है हमको। तो 1452 को अगर हम करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा आपका ये कितना, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, अब नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 3 3 6 3 1, और 21 यानी 11 से ये जाएगा। तो अब देखो यहाँ 11 3 33 और 11 4 44, 44 और 33 में टूट जाएगा यहाँ से, ठीक ना। इसको तोड़ लेते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0, या x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 44 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 33 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 44 यहाँ हो जाएगा बराबर 0, या फिर लिख सकते हो x बराबर x प्लस कॉमन और x माइनस 33, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से x की दो वैल्यू, x प्लस 44 बराबर 0 या x माइनस 33 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 33, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका माइनस 44। तो ये क्या था, x क्या आपने माना था, x आपका औसत चाल था। तो जो औसत चाल होगा, दूरी तय की जा रही है, तो औसत चाल आपका कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि x नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि औसत चाल ऋणात्मक नहीं होता है, औसत चाल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए x का कौन सा वैल्यू लीजिएगा, इसलिए x बराबर क्या लेंगे हम लोग, 33 लेंगे, 33 लेंगे। तो अब देखिए x बराबर जब 33 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से x बराबर 33, यानी कि आंसर आप लिख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन था आपका सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक ना। और एक्सप्रेस की हो जाएगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगी कितना, x प्लस 11 है, 33 में 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 44 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 10 था। और एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, अब उसको भी हम लोग देखकर और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। ये वीडियो बहुत ही आपको लंबा चला गया है,
क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अपने तरफ से पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बनाइए। फिर मैं इसको कुछ और सोचकर आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दो वर्ग हैं और दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया गया 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कर क्या सकते हैं, मान लीजिए दो वर्ग है, तो एक तो आपका वर्ग जो होगा वो बड़ा वर्ग होगा, दो वर्ग है तो मान लेते हैं एक जो बड़ा वर्ग है, चलो ये आपका बड़ा वर्ग है, ठीक ना। तो बड़ा वर्ग की मान लेते हैं कि जो प्रत्येक भुजा है x है, और जो छोटा वर्ग है इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो मान लेते हैं कितनी, y है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, माना कि बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x मीटर तथा छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो सेकंड लाइन है आपका, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। या फिर ऐसे भी देखें, पहला लाइन में पढ़ते हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, तो वहाँ से भी बना सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न से कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए जो बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला, यानी इसका वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका x स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा और उसका क्षेत्रफल y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना, तो दोनों जोड़ने में कितना आना चाहिए, 468 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ये आपका मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। ठीक ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों के क्षेत्रफल का योग, तो पहला का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 468 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में फिर आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है पुनः प्रश्न से पढ़िए। तो दोनों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो जो बड़ा वाला है बड़े वाले का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और छोटे वाले का परिमाप कितना हो जाएगा, 4y। अंतर कितना है, 24 मीटर। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24 मीटर। 4 से कट जाएगा 6 बार में, आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। एक काम कर लेंगे हम लोग, यहाँ से x बराबर लिख लीजिए 6 प्लस वाई, इसको बनाइए समीकरण 2। यानी x को हमने क्या किया है, x का मान जो है वो y के पदों में यहाँ पर व्यक्त किया है। अब देखिए अगर x का मान जो यहाँ पर आया है और समीकरण 1 हम रख देते हैं, तब ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर इसमें मान रख दिया जाए। x का मान कितना है, 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 हो जाएगा। आगे चलेंगे इसको लेकर के क्वेश्चन को, तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, या यहाँ से हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, इसको इधर लेकर आइए -468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, यानी 432 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम अगर चाहें तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। चलिए तो हो जाएगा 2 कॉमन,
2y² प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 बराबर 0, या आप इसको लिख सकते हैं y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब हमें क्या होगा, y में एक द्विघात समीकरण यहाँ पर प्राप्त होगा। इस द्विघात समीकरण का हल करेंगे और y की जो भी वैल्यू होगी उसको निकालेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। अब देखिए, तो यहाँ से 216 यहाँ पे है, इसका गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 216 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 एकम 2 0 2 8 16 2 5 10 2 चौके 8, ठीक ना। 2 से फिर कट जाएगा, 2 2 4 2 7 14। अब इसको आप देखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। अब इसको हम इस तरह से सजाते हैं कि गुणा करने पर आपका 216 आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस 6y आपको मध्य पद जो है वो मिलना चाहिए। इसको थोड़ा हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 4 3 12, तितली का 9 9 दूनी 18, 18 और 12 में आपका ये टूट जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका 2 दूनी 4 और इसमें 3 से गुणा कितना 12 हो जाएगा, और ये 2 और ये 9 18 हो जाएगा। 18 में से जो 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, इसलिए आपका टूट गया। 18 और 12 में टूटेगा, तो y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा y प्लस 18, यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 18 बराबर 0, या y प्लस 18 y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से y का दो वैल्यू, y प्लस 18 बराबर 0 आ जाएगा, या फिर y माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो y बराबर 12 ये आपका पॉजिटिव मान, और एक y बराबर आपका 18 माइनस ये निगेटिव मान। तो निगेटिव मान हम नहीं लेंगे क्योंकि क्या है, आपका वर्ग है, दूरी है, तो दूरी कभी भी क्या होती है, वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि y बराबर नॉट इक्वल टू माइनस 18, क्योंकि दूरी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो लेंगे क्या हम लोग, तो y बराबर क्या लेंगे, 12 लेंगे। अब देखो, जैसे हम y बराबर 12 लेंगे, ठीक, लिखेंगे y बराबर 12 लेने पर लिख लेते हैं हम, ठीक ना। वहाँ पर आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, और फिर हम y बराबर कितना लेंगे, इसलिए आपका y बराबर क्या हो जाएगा, 18 लेंगे। तो जो 18 जो आएगा यहाँ पर मान आपका, इस मान को हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो आपका x का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो लिखेंगे इस समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दिया जाए तो हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 18, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ से 18 6 कितना होता है आपका 24, ठीक है। तो आंसर इसका आप क्या दोगे, आंसर आपका हो जाएगा बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी 24 मीटर, और जो छोटा वर्ग है, छोटे वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 18 मीटर। आपका ये प्रश्नवाली 4.3 यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर है जो कि टफ लगता है तो उस चैप्टर का आप नाम लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस चैप्टर का हमको सॉल्यूशन चाहिए। मैं उस चैप्टर के सॉल्यूशन पर जल्द से जल्द विचार करूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन आपका बढ़ेगा ही, लॉकडाउन ख़त्म चांसेस बहुत कम है कि अगस्त में आपका ख़त्म होगा, खासकर हमारे बक्सर ज़िले में, इसलिए हमारी पढ़ाई जो है ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगी।